1 से लेके √3 तक, नहीं 1 से √3, छोटे को बड़ा है 1 से लेके √3 तक। सिट डाउन। तो कल जो है हमने इसके साथ में अलाइड एंगल है ना, और उसमें हमने देखा कि अगर साइन कॉस है वो अगर π/2 के साथ में ब्रैकेट में थीटा आ रहा है तो साइन कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा। लेकिन अगर पाई के साथ में आ रहा है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा साइन थीटा। लेकिन साइन ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है तो साइन थीटा, कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा। समझ में आया? मतलब अगर पाई के साथ में आएंगे लेकिन π/2 के साथ में आएगा तो उसको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड हमने फिर क्वाड्रेंट्स भी देखे थे। क्या होता है क्वाड्रेंट्स में? ऑल स्टूडेंट्स कॉपी की तरफ, बरोबर, ठीक है। में कौन? सब। सेकंड में कौन? थर्ड में कौन? फोर्थ में कौन? सिर्फ कॉस पॉजिटिव। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एंगल अगर 0 से 90 है, 0 से π/2 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर एंगल 180 तक है यानी कि π/2 से लेके पाई तक है तो उसके सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद में अगर एंगल 180 से लेके 270 तक है, मतलब पाई से लेके 3π/2 है तो वो क्या बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड एंगल अगर 270 से लेके 360 तक है, मतलब एंगल 3π/2 से लेके कहाँ तक है? 2π तक है, तो वो कौन बनेगा? फोर्थ। आपको अगर बोला बेसिकली कॉस ऑफ 5π/2 है तो ये नेगेटिव होगा, बस इतना फाइंड करना है। 5π/2 मतलब पहले एंगल कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। हमें तो यहाँ पे 360 तक ही मालूम है, तो 450 कहाँ पे आएगा? अगेन शुरू करेंगे वापस से। तो फर्स्ट में आएगा या सेकंड में आएगा? 450 आ रहा है ना, तो 450 को क्या लिखेंगे हम? 360 प्लस 90। अब 360 प्लस 90 मतलब यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वो क्या रहेगा? ठीक है। तो इस तरह से जो नेगेटिव है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके लिए कंडीशन, अगर कॉस ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा है तो साइन थीटा, एंड साइन ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा है तो कौन रहेगा? कॉस ऑफ थीटा। गायत्री, यही पढ़ाया था कल, और कुछ बोलूँ क्या? हो गया ना? अभी बस दो ही कंडीशन याद रखनी। π/2 के साथ में आ गया तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, एंड पाई के साथ आ रहा है तो साइन का कॉस एंड कॉस का साइन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, कहाँ से फाइंड करेंगे? क्वाड्रेंट रूल से। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव, सेकंड है तो साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस पॉजिटिव। बस हो गया, इतना ही था, ठीक है। तो आज जो है हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हमें डायमेंशन से रिलेटेड जितनी भी बातें डिस्कस की थी उसको एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि संडे को आपको फॉर्मूले प्रिपेयर करने, मंडे को टेस्ट रहेगी, एंड टेस्ट में जो है सारे फॉर्मूले जो अब तक हो गए थे उनके डायमेंशन हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था फिजिकल called as fundamental quantities। कितनी होती फंडामेंटल क्वांटिटीज? कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब फिजिक्स में इनको छोड़ के कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी होगा इनसे रिलेटेड ही होगा, ठीक है। उसके लिए लेंथ का यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। उनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो हम डायमेंशंस में यूज करेंगे, लेंथ आ गई L, मास आ गया M, टाइम आ गया, टेम्परेचर आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी शक्य तो डायमेंशंस में हमें नहीं लगती है, लेकिन अगर कहीं पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया तो मोल को मोल ही रखेंगे,
जैसे L2 करते तो मोल रेस टू 2 करना पड़ेगा, L-1 करते तो मोल रेस टू -1 करना पड़ेगा, बट इन दोनों का यूज एकदम नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, तो डायमेंशंस के लिए हमें ये पहली 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था डिराइव्ड क्वांटिटीज को। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब क्या होता है, जिनको हम डिराइव्ड करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट है हम उसको डिराइव कर लेंगे। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी होती है, कितनी भी होती है, ठीक है ना, अनगिनत है, जब लगेगी तब हम उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक 50 to 60 डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उनके फॉर्मूले लर्न करने हैं, जिसमें पूरा सिलेबस हमारा कवर अप होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन डिराइव्ड क्वांटिटी हमने देखी थी एरिया। अब इस टॉपिक के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, एरिया एंड उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, L2, क्योंकि हर एक एरिया में क्या करना है, लेंथ को 2 बार यूज करना है। उसके बाद में कौन आता है, वॉल्यूम के लिए डायमेंशंस L3, उसके बाद में स्पीड के लिए डायमेंशंस L1 T-1, उसके बाद वेलोसिटी के लिए डायमेंशंस सेम है L1 T-1, उसके बाद में आएगा एक्सेलरेशन के डायमेंशंस L1 T-2, उसके बाद में शुरू होता है फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसलिए कहीं पे अगर हमें न्यूटन के डायमेंशंस लेने तो भी हम L1 M1 T-2 लेंगे, फोर्स के लेने तो भी हम L1 M1 T-2 लेंगे। तो फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2, न्यूटन के डायमेंशंस L1 M1 T-2। उसके बाद में आता है वर्क। क्या होता है वर्क के डायमेंशंस में, L2 M1 T-2, इसका यूनिट कौन है, जूल। तो जूल के डायमेंशंस L2 M1 T-2, वर्क के डायमेंशंस L2 M1 T-2। एंड इसके बाद में आती है पावर। क्या होती है पावर के डायमेंशंस, L2 M1 T-3, इसका यूनिट है वैट। तो वैट के डायमेंशंस बोलेंगे L2 M1 T-3, पावर के बोलेंगे L2 M1 T-3, फोर्स के बोलेंगे L1 M1 T-2, L1 M1 T-2, न्यूटन के बोलेंगे L1 M1 T-2, देन जूल के बोलेंगे L2 M1 T-2, ठीक है। उसके बाद में आता है काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन भी सेम L2 M1 T-2, इसका यूनिट जूल। उसके बाद में आती है पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस L2 M1 T-2, यूनिट इसका जूल। उसके बाद में आता है चार्ज के डायमेंशंस I1 T1 एंड इसका यूनिट कूलम। हिमांशु करंट के डायमेंशंस सिर्फ I1, कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ज के I1 T1 है, करंट के सिर्फ I1 है, चार्ज के I1 T1 है, करंट के सिर्फ I1 है, ठीक है। उसके बाद में पोटेंशियल के डायमेंशंस L2 M1 T-3 I-1 एंड पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिन रात मेहनत करो, जेवण सोडा झोप सोडा काही पण करा, बट इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया तो पहले टॉपिक का आपका बहुत सारा काम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब ये सबको ही आना चाहिए। एरिया दिख गया, रिप्लेस करेंगे L2 से, वॉल्यूम आ गया पटपट एकदम एनर्जेटिक, एरिया L2, वॉल्यूम L3, स्पीड L1 T-1, एक्सेलरेशन सीक्वेंस नहीं है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसके आंसर चाहिए। एक्सेलरेशन L1 T-2, वेलोसिटी L1 T-1, फोर्स L1 M1 T-2, न्यूटन L1 M1 T-2, L2 M1 T-2, काइनेटिक एनर्जी L2 M1 T-2, पावर L2 M1 T-3, चार्ज I1 T1, पोटेंशियल एनर्जी L2 M1 T-2, पोटेंशियल एनर्जी L2 M1 T-2, जूल L2 T-2, पोटेंशियल -3 I-1, वॉल्यूम L3, वोल्ट L2 M1 T-3 I-1, कूलम I1 T1, वोल्ट L2 M1 T-3 I-1, then volt L2 M1 T-3 I-1, then time T1, then current I1, charge I1 T1, coulomb I1 T1, watt L2 M1 T-3 I-1, joule L2 M1 T-2, कंफ्यूज नहीं वाला कोई जाती है, ठीक है, जूल L2 M1 T-2, ठीक है, then work L2 M1 T-2, then Newton L1 M1 T-2, then volt L2 M1 T-3 I-1, then coulomb I1 T1, then force L1 M1 T-2, then area L2, then current
I1, सिर्फ I1, then time T1, then mass M1, then force L1 M1 T minus 2, then Newton L1 M1 T minus 2, Newton, Joule L2 M1 T minus 2, Coulomb. जो टाइम लॅग होतोय ना विचार करायचा हा पण नाही गेला पाहिजे, कळालं ना. जूल, अरे जूल काय का I1 T1 जूल नाही ना, ऑर्डर देत जूल L2 M1 T minus 2, Coulomb, करंट ठीक है, T नहीं I1 ठीक है. उसके बाद वोल्ट L2 M1 T minus 3 I minus 1 वोल्ट, करंट, चार्ज, जूल, पावर, वर्क T minus 2 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वोल्ट हो गया. बार ऐसे ही करना है ठीक है. चलते चलते फॉर्मर से कोणासोबत जेवण करते आपलं चालू द्यायचं ठीक आहे. एरिया velocity, acceleration L1 T minus 2, velocity L1 T minus 1, speed L1 T minus 1, force L1 Newton L1 M1 T minus 2, joule L2 M1 T minus 2, power L2 M1 T minus 3, kinetic energy L2 M1 T minus 2, potential energy ठीक है. उसके बाद में हमने जो भी फॉर्मूले देखिए 12 छोड़ के कितने बचे हैं 38, टोटल 50 हो गए ना, तो 50 में से 12 तो हो गए, अभी कितने बचे हैं 38. उसके बाद में सीक्वेंस 1 बाय 1 लो. रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते थे ओम्स लॉ. क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू R इंटू R. यहाँ पे R के डायमेंशन चाहिए तो हम क्या करेंगे V अपॉन I करेंगे. V मतलब वही पोटेंशियल वोल्ट, उसके डायमेंशन वोल्ट के डायमेंशन L2 M1 T minus 3 I minus 1, तो यहाँ पे लिख देने के L2 M1 T minus 3 I minus 1 डिवाइडेड बाय कौन है I1. अभी जो हमारे रूल्स है मैथ्स के, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा तो पावर का साइन रिवर्स होता है, मतलब क्या बनेगा ये L2 M1 T minus 3 I minus 1, ये ऊपर जाके I minus 1. अगेन बेस से में तो पावर की एडिशन होगी -1 तो ये बनेगा L2 M1 T minus 3 I minus 2. ये हो गया रेजिस्टेंस के डायमेंशंस. रेजिस्टेंस के बाद में नेक्स्ट प्रेशर. क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया. अब फॉर्मूला मालूम है, आगे बहुत सिंपल है. फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T minus 2, एरिया के डायमेंशंस L2. फिर से L2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके पावर बनेगी माइनस, तो ये बनेगा L1 M1 T minus 2, L प्लस ऊपर आके -2. अब L बेस से में पावर की सम होगी +1 -2 -1, तो ये बनेगा डायमेंशंस L-1 M1 T minus 2. ये हो गया प्रेशर के लिए. उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, लीनियर मोमेंटम. क्या होता है लीनियर मोमेंटम. अब ये जो लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. आगे कितना सिंपल देखो, मास के डायमेंशंस m1, वेलोसिटी के L1 T minus 1, तो क्या बनेंगे डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम. पहले समझून घेण्यावर फोकस करा. 1 + 1 बनेगा 2, तो ये हो गया L2 M1 T minus 1. एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम के बाद में था टॉर्क था या इम्पल्स था, टॉर्क. टॉर्क के बाद में इम्पल्स था, पहले इसको लेते. इम्पल्स मतलब क्या था, फोर्स इनटू टाइम. फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T minus 2, तो ये बन गया L1 M1
t माइनस टू, इंटू टाइम में मतलब t प्लस वन, तो यहाँ पे क्या होगा -2 + 1 -1, तो डायमेंशंस बन गए L1 M1 t माइनस वन, -2 नहीं t माइनस वन। ये कौन हो गया इम्पल्स। इम्पल्स के बाद में आता है टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क को फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्चुअल में, बट हम उसको डिस्प्लेसमेंट यानी L भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 t माइनस टू इंटू, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब डायमेंशंस होंगे L1, फिर से वही L बेस सेम है, बेस सेम तो पावर की एडिशन, 1 + 1 बनेगा 2, तो ये बन गया L2 M1 t माइनस टू। क्या हो गया डायमेंशंस फॉर टॉर्क, फिर L2 M1 t माइनस टू। टॉर्क के बाद में सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। अब यहाँ पे फोर्स है, फोर्स मतलब कौन? L1 M1 t माइनस टू, अपॉन लेंथ है मतलब L1, तो यहाँ पे L1 कट हो जाएगा, क्या बचा? M1 t माइनस टू। ये हो गया डायमेंशंस फॉर सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के बाद में नेक्स्ट वन आता है कैपेसिटेंस। क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? कैपेसिटेंस था चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अभी चार्ज के डायमेंशंस हिमांशु I1 T1, स्वामी पोटेंशियल के डायमेंशंस L2 M1 t माइनस 3 I माइनस 1, ठीक है। विवेक L प्लस 2 है, ऊपर आके -2, तो L हो गया -2, M प्लस 1 ऊपर आके -1, T -3 था, ऊपर आके +3, +3 + 1 4, एंड I -1 है, ऊपर आके +1, 1 + 1 2, तो ये हो गया I2। तो कैपेसिटेंस के डायमेंशंस क्या बन गए? L -2 M -1 T4 I2। इसके बाद में नेक्स्ट वन था, वेरी गुड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। गायत्री फोर्स L1 M1 t माइनस टू अपॉन श्रुति चार्ज I1 T1। तो ये I1 T1 अभी ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? L1 M1 t माइनस टू, I ऊपर आ गया -1, T ऊपर आ गया -1। अब सेम कौन कौन है? T, तो क्या होगा फिर फाइनली? L1 एज इट इज, M1 एज इट इज, -2 -1, तो ये T बनेगा -3, I बनेगा -1। ये हो गया डायमेंशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में नेक्स्ट वन आता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एंड इसके सिमिलर हमने क्या लिखा था? यंग्स मॉडुलस, उसके बाद बल्क मॉडुलस, उसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके बाद क्या था? और प्रेशर, प्रेशर पहले हो गया, ठीक है। सेम ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि डायमेंशन उनके सेम है, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया है, सबके लिए डायमेंशन सेम रहेंगे। फोर्स मतलब L1 M1 t माइनस टू, एरिया मतलब L2। फिर से क्या होगा? L1 M1 t माइनस टू सेम, L प्लस 2 ऊपर आके -2, बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी, -2 + 1 -1, तो ये बनेगा L -1 M1 t माइनस टू, हो गया। उसके बाद में स्ट्रेन था, स्ट्रेन सबसे सिंपल था, है ना, सबका फेवरेट था। क्या होता है स्ट्रेन? मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब देखो इसका एक्चुअल में जो फॉर्मूला है ना वो ऐसा है, चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब कौन? लेंथ, मास, एरिया, वॉल्यूम। समझने के लिए हम यहाँ पे लेंथ ले रहे हैं, तो लेंथ कैंसिल होगा, तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी? यूनिट लेस, मतलब डायमेंशन लेस। एंड अगर ये यूनिट लेस या फिर डायमेंशन लेस होती है तो इसके डायमेंशंस बनेंगे L0 M0 T0। क्या बनेंगे डायमेंशंस?
L0 M0 T0 खत्म है ना. आशीष पाहिजे सगळे प्रिपेअर करायला. 11 उसके बाद में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू थंबा, इसकी वैल्यू G इक्वल्स टू कितना था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब ये यूनिट के ऊपर से हमें डायमेंशन चाहिए, तो न्यूटन के मालूम है क्या होता है. न्यूटन मतलब स्वामी न्यूटन L1 M1 T-2, मीटर का स्क्वायर मतलब L2, केजी का स्क्वायर मतलब M2. अब क्या होगा आगे, L बेस से में पावर के एडिशन 1 + 2 3, तो L बना 3. अब M +1 है, डिनोमिनेटर में +2 है, +2 पर आके एंड 1 - 2, तो ये बनेगा M-1, T बनेगा -2. हो गए L3 M-1 T-2. ये किसके डायमेंशंस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के. हो गया. नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका नोटेशन था फाई एंड उसका फॉर्मूला E × A. E का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, A का मतलब एरिया. अब E का मतलब कौन है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज. तो E के डायमेंशंस क्या बनेंगे, फोर्स मतलब L1 M1 T-2, चार्ज मतलब I1 T1, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा L1 M1 T-3 I-1 इंटू कौन है एरिया. एरिया के तो मालूम है क्या होते हैं L2, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली L2 प्लस मतलब ऐसे आएगा ना L1 M1 T-3 I-1. एरिया मतलब कौन L2, यहाँ पे भी L यहाँ पे भी L, बेस सेम है, पावर के एडिशन 2 + 1 3, तो सिर्फ L3 बनेगा, बाकी सब कुछ सेम L3 M1 T-3 I-1. ये हो गया डायमेंशंस फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में इप्सिलॉन नॉट को क्या बोला था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसकी वैल्यू थी इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट. C मतलब कूलम था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर. तो हमें डायमेंशंस यूनिट के ऊपर से मिलेंगे. अब देखो कूलम का स्क्वायर है मतलब I1 T1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, I2 T2 हो जाएगा. N न्यूटन है, न्यूटन मतलब L1 M1, मीटर का स्क्वायर है मतलब L2. होता क्या है पावर की पावर का पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 2, तो ये I2 T2 अपॉन 2 + 1 L3 M + 1 T-2. अब ऊपर जाएंगे देखो L + 3 ऊपर जाके -3, M + 1 ऊपर जाके T-2 ऊपर आके +2, बट पहले से +2 है, 2 + 2 4, I2 तो पहले से था. ये हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बाद में आता है प्लैंक्स कांस्टेंट. क्या था प्लैंक्स कांस्टेंट, H, हाँ गायत्री 34 जूल इंटू सेकंड. अब जूल मतलब L2 M1 T-2 इंटू सेकंड इंटू टाइम मतलब T1. जूल इंटू सेकंड है, पर सेकंड आहे. असा घोळ नका करा जूल लिहिताना बेटा. जूल इंटू सेकंड. गायत्री तू काय लिहिलंय इंटू सेकंड लिहिलंय. हिमांशू इंटू, तुम्ही दोघंच कसं काय भटकले. जूल इंटू सेकंड है पर नहीं, ठीक है इंटूस लिहिलंय का. अब क्या होगा T बेस से में -2 + 1 -1 तो L2 M1 T-1. ये हो गए डायमेंशंस फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट. उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन, अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन को हम
डिनोट करेंगे बाय B एंड इसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल्स टू F अपॉन I इंटू L। F का मतलब कौन? फोर्स। फोर्स मतलब कौन? L1 M1 T-2 अपॉन करंट मतलब I1, लेंथ मतलब L1, लेंथ कट I+1 ऊपर आके -1, तो क्या बनेंगे डायमेंशंस? M1 T-2 I-1, ये हो गए डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ, क्या था फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का? एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। वेरी गुड, सिट डाउन। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट याद रखो, ये आगे हमें लगता है कौन है? वेबर। कौन है? वेबर। एंड इसके डायमेंशंस अगर पॉसिबल हुए लर्न किए तो थोड़ा सा सिंपल होगा। वेरी गुड। क्या करना है? जो बी के आ रहे हैं उसके बाद एरिया के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करना है। एरिया के डायमेंशंस L2 थे, तो क्या बनेगा? ये L2 M1 T -2 I-1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बोलो या फिर वेबर के बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स और वेबर क्या है इसके डायमेंशंस? L2 M1 T-2 I-1, L2 M1 T-2 I-1, L2। मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद में आता है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है कितनी होती है? म्यू नॉट। क्या है म्यू नॉट की वैल्यू? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब वेबर के डायमेंशंस हमें यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए मैंने IMP लिखा है और ये लर्न करने थे, क्योंकि अगर वेबर याद नहीं तो फिर परमेबिलिटी याद नहीं आएगी। ठीक है, तो वेबर के अगर मालूम है तो लिख देंगे डायरेक्ट। क्या थे वेबर के डायमेंशंस? L2 M1 T-2 I-1 अपॉन में कौन है? एम्पियर। एम्पियर मतलब I1 इंटू लेंथ है, लेंथ मतलब L1। अब क्या होगा देखो, +1 है ऊपर आके -1, 2 -1 1 यानी L1। M1 एज इट इज, T-2 एज इट इज, I+1 है ऊपर आके -1। अब पहले से -1 था, -1 -2, तो ये हो गया I-2। L1 M1 T-2 I-2, ये किसके हो गए डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स? हाँ, वेरी गुड। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फ्लक्स के नहीं, किसके? परमीएबिलिटी के। तो आपको ना इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए अगर वेबर के प्रिपेयर हो गए तो ये जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको बस IMP लिख दिया है मैंने। कितने हो गए? 18। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, क्या था फ्रीक्वेंसी का मतलब? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम। पीरियोडिक टाइम मतलब डायरेक्ट टाइम। तो टाइम के डायमेंशंस T1, ऊपर आएंगे तो T-1 हो गया। नेक्स्ट काय फ्रीक्वेंसी फॉर्म्युला का डायमेन्शन्स मग आला होता की नाही तुम्हाला? सांगितला होता ना? गुड, व्हेरी गुड. तू सांगितला होता? हवा झाली सर तुझी मग. ठीक है. फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 अपॉन टाइम. तो डायमेंशंस क्या बनेंगे? T-1. नेक्स्ट आगे क्या था फॉर्मूला? हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. फॉर्मूला क्या था? 1/2 इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर. अब 1/2 नंबर है, इसको कोई डायमेंशंस नहीं होते. सी का मतलब कैपेसिटेंस. अब कैपेसिटेंस के डायमेंशंस हमें मालूम है, कैसे कैलकुलेट करने हैं? चार्ज अपॉन पोटेंशियल से. चार्ज क्या होता है? I1 T1. पोटेंशियल क्या होता है? L2 I-1. ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा? L-2 M-1 T4 I2. ये हो गए डायमेंशंस फॉर कैपेसिटेंस. आगे कौन है? V का मतलब ओए पोटेंशियल. V का मतलब कौन? पोटेंशियल. एंड ये पोटेंशियल के क्या होते हैं? L2 M1 T-2
t माइनस 3 ना, i माइनस 1। इसको पुट करेंगे, देखो 1/2 का डायमेंशन नहीं है, c के क्या आ रहा है l माइनस 2 m माइनस 1, देन t4 i2 इंटू वी का स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करेंगे मतलब पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पावर को डबल करना है। L2 था उसका स्क्वायर L4, M1 था उसका स्क्वायर, T माइनस 3 था उसका स्क्वायर -6, I माइनस 1 है, कितना होगा -2। अब देखो L4 L माइनस 2, 4 माइनस 2 L2, M2 M माइनस 1 M1, -6 + 4 एंड I2 कट, तो अगेन L2 M1 T माइनस 2 आ गया। एंड इसके बाद हमने लिखा था कोई भी एनर्जी आएगी तो हर एक एनर्जी के डायमेंशंस यही रहेंगे, L2 M1 T माइनस 2, L2 M1 T माइनस 2। इसके बाद सिर्फ सरफेस एनर्जी एक्सेप्शनल है, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी अपॉन एरिया लेना पड़ता है, तो उसके डायमेंशंस क्या थे, M1 T माइनस 2। वेरी गुड बेटा, एक्सलेंट। ठीक है, ये हो गया क्लियर। फिर आगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बाद सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस मतलब फॉर्मूला था इसका पोटेंशियल इनटू टाइम अपॉन करंट, मतलब यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। वोल्ट मतलब पोटेंशियल, उसके डायमेंशंस विवेक, हिमांशु, वेरी गुड। L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1, स्वामी सेकंड मतलब डायमेंशंस T1 डिवाइडेड बाय एम्पियर है मतलब I1, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, L2 M1। देखो -3 + 1 है -2, +1 ऊपर जाके -1, -1 -2, L2 M1 T माइनस 2 I माइनस 2। किसके थे ये, सेल्फ इंडक्टेंस के। उसके बाद में आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के डायमेंशंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के डायमेंशन सेम ही थे, क्योंकि फॉर्मूला सेम है उसका। ठीक है, डायमेंशन सेम रहेंगे, फॉर्मूला यूनिट सेम यूज का, क्या आएगा फिर से, वोल्ट इनटू सेकंड अपॉन एम्पियर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्या था लिस्ट में, नेक्स्ट डेंसिटी। क्या होता है डेंसिटी, मतलब डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास मतलब M1, वॉल्यूम मतलब L3, ऊपर आएगा तो L माइनस 3 सिर्फ M + 1। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, ये भी फेवरेट था है कि नहीं, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी एंड डेंसिटी का रेशो है, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ही नहीं होगा, यूनिट यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हमने लिखा था यूनिट लेस, और यूनिट लेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, यानी कि इसके डायमेंशंस कौन होंगे, सारे 0, L0 M0 T0 I0 मोल 0 K0 काय घ्यायचे ते 0। ठीक है, उसके बाद में 25 क्या था आगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी फेवरेट है आपकी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। आता वेट का यूनिट न्यूटन, फोर्स है वो, तो दोनों सेम क्वांटिटी का रेशियो है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से ये क्या बनेगी, यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस है मतलब कौन होगा, डायमेंशन लेस होगा, एंड डायमेंशन लेस को हम क्या लिखते हैं, L0 M0 T0। हो गया रिलेटिव डेंसिटी। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्या था लिस्ट में, कितने हो गए, 25, 26 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा, एंड ईटा का फॉर्मूला क्या था, वेरी गुड, F अपॉन R इंटू वी। एफ को बोलते हैं हम R, V वेलोसिटी। तो फोर्स आ गया डायमेंशंस
L1 m1 t माइनस टू, रेडियस आ गई L1, वेलोसिटी आ गई L1 t माइनस वन, एक L1 तो L प्लस वन है, ऊपर आके m प्लस वन आता t माइनस वन, ऊपर आके प्लस वन माइनस टू माइनस वन, तो ये हो गया t माइनस वन, L माइनस वन m1 t माइनस, ये क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद सरफेस एनर्जी, यही एक एक्सेप्शनल एनर्जी है, सारे एनर्जी के डायमेंशंस अलग एंड इसके अलग। इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया, यानी कि डायमेंशन देखो, एनर्जी के लिए क्या थे L2 m1 t माइनस टू, एरिया क्या है तो L2 क्या बना फिर m1 t माइनस टू, तो इसको भी हमने स्टार मार्क किया था एंड IMP लिखा था, क्योंकि यही एक अकेली एनर्जी है जिसके डायमेंशंस बाकी एनर्जी के सिमिलर नहीं है। 27 आगे कौन है, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें कौन आया था रेजिस्टेंस आया था, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आया था, क्या था R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ऐसे यूनिट डिस्कवर किया था ना उसका, PV इक्वल्स टू nRT, फिर R इक्वल्स टू PV अपॉन NT, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, T मतलब टेम्परेचर, तो इसका यूनिट क्या मिलता है जूल अपॉन केल्विन मोल। जूल मतलब क्या है डायमेंशंस, केल्विन मतलब K1, मोल अगर ऑप्शन में दिख गए तो उसको ऐसे ही लिखना है मोल। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए L2 m1 t माइनस टू सेम रहेगा, K प्लस वन ऊपर आके एंड ये मोल था, ये ऊपर जाके माइनस, अगर ये ऑप्शन में है तो कंसिडर करने का, लेकिन ऑप्शन में अगर मोल के रिलेटेड कोई है नहीं उसको हम डायरेक्ट छोड़ेंगे, तो क्या मिलेंगे डायमेंशंस L2 m1 t माइनस टू K माइनस वन, नहीं मतलब हमें गैस कांस्टेंट के डायमेंशंस हमें मालूम है, वहां पे मोल आता है, बट चार ऑप्शन में मोल दिया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ इतना ही दिया है, तो वो भी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इसको हमने बोला था KB, इसकी वैल्यू थी 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन, उसका फॉर्मूला लिखा था हमने एक्चुअल में, KB इक्वल्स टू R अपॉन Na, R मतलब गैस कांस्टेंट, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, एंड उसका रेशियो लेंगे तो कितना आता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ये काम का नहीं है, हमें यूनिट काम का है, जूल पर केल्विन, जूल मतलब कौन होगा एंड अपॉन का केल्विन ऊपर आके, तो ये बन गया L2 m1 t माइनस टू K माइनस वन। आगे कौन था विन्स कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट कितना था विन्स कांस्टेंट B 2 पॉइंट इंटू मीटर इंटू केल्विन, तो डायमेंशंस के लिए यूनिट चाहिए, मीटर है मतलब L1, केल्विन मतलब K1, हो गए L1 K1। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अब ये लाइट के रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब हीट का मतलब कौन होता है एनर्जी, तो डायमेंशंस के लिए देखो, एनर्जी मतलब कौन होगा L2 m1 t माइनस टू, एरिया मतलब कौन होगा L2, टाइम मतलब T1, L2 कट, क्या हो गया फिर m1 t माइनस थ्री, प्लस वन ऊपर जाएगा ना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। उसके बाद में आता है स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट, अब ये स्टीफन्स कांस्टेंट कितना था 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वैट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेज टू 4। अब वैट मतलब
L2 M1 T माइनस 3, वैट मतलब L2 M1 T माइनस 3, मीटर है मतलब L2, केल्विन है मतलब K रेज टू 4, L2 L2 तो क्या हो गया M1 T माइनस 3 K रेज टू माइनस 4, ये हो गया डायमेंशंस फॉर स्टीफन्स कांस्टेंट। अब स्टीफन्स के बाद में आता है फोर्स कांस्टेंट, किती झाले 32। फोर्स कांस्टेंट क्या था, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ये था फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स मतलब क्या, L1 M1 T माइनस 2 अपॉन लेंथ मतलब L1 कट M1 T माइनस 2, ये हो गया फोर्स कांस्टेंट। उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, चार्ज इनटू लेंथ। हिमांशु चार्ज के डायमेंशंस I1 T1, लेंथ मतलब L1 तो क्या हो गया L1 I1 T1। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बाद में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसका फॉर्मूला क्या था, करंट इनटू एरिया, स्वामी करंट के डायमेंशंस, एरिया के डायमेंशंस तो क्या हो गए L2 I1। उसके बाद में आता है पोल स्ट्रेंथ या फिर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, एंड पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट अपॉन लेंथ। क्या बनेगा फिर L2 I1 अपॉन L1, फिर से L+1 ऊपर जाएगा माइनस होगा तो L1 I1, ये हो गया डायमेंशंस फॉर पोल स्ट्रेंथ। 36 आगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक क्या थी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H से डिनोट किया था ना, N इंटू I, N को बोला था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब L-1, करंट है मतलब I1 हो गया। एंड लास्ट वन एक राहिला ना, हाँ मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रेस अलग लिखा था, ठीक है ना, उसको यहाँ पे कंबाइन कर दिया। मतलब लगभग देखो आपको लग रहे थे 50 है क्या, 37 ही है जो प्रिपेयर करने हैं, समझ में आ रहा है। अभी क्या है कि रोज हमारा टारगेट था ईच डे 5 फॉर्मूला बरोबर, तो उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया, इसलिए गायत्री रितेश इनके सब के सब 100% प्रिपेयर आहे। पार्थ अँड हिमांशु प्रिपेयर आहे बट थोडंसं मध्ये मध्ये असं वाटतं की विसरणार आहे म्हणून, ठीक आहे। हिमांशु प्रिपेयर आहे बट त्याला कन्फ्युजन आहे, काहीचे डायमेंशन वेगळे फॉर्मूले वेगळे। अभी हो गया बेटा क्लियर डायमेंशन, कन्फ्युजन नहीं हुआ, क्लियर झालं ना क्लियर, ठीक आहे। मग आज प्रिपेयर करायचे सगळे, ठीक आहे। उसके बाद विवेक, श्रुति, निवेदिता, वेदांतिका, वेदांती, हर्षदा, ठीक है। इनको बीच बीच में लाइट आ रही है, बीच बीच में लाइट जा रही है, बराबर काहीतरी चालू आहे असं वाटतंय, कळतंय बट नंतर कळतंय काहीच नहीं कळत है, ठीक है। तो कल का जो एक्स्ट्रा लेक्चर हमने बोला है ना 11 AM से 1 PM तक, तो उसमें ये सारी बेसिक बातें डायमेंशन कैसे डिराइव होते हैं 1 by 1 वो फिर से हम देखने वाले हैं। बाकी लोग भी आ सकते हैं, गरज असेल तर या, विनाकारण भेटते म्हणून भंडारा जेवायला चला असं नका करू, ठीक आहे ना। प्रिपेअर असेल तर नका येऊ, बट आपल्याला वाटतं काहीतरी कन्फ्युजन आहे डायमेंशन्स कॅल्क्युलेट करताना, तर या उद्या एकदम हळूहळू तुम्हाला जसं झालं होतं तसं परत होणार है, ठीक है। तो ये हो गई लिस्ट, कितने हो गए 37 हो गए, वो 12 मतलब ओव्हरऑल कितने हो गए अराउंड 50 हो गए। हे प्रिपेअरच पाहिजे, हे जर प्रिपेअर केलं तर याचे ॲडव्हान्टेज तुम्हाला कळेल, डायमेन्शनचा कुठला पण क्वेश्चन येऊ द्या तो सॉल्व करायला वेळच नाही लागेल। बट जर फॉर्म्युलाच आठवत नसेल आणि डायमेंशन्स किती पण प्रॅक्टिस केली तुम्ही, किती पण प्रिपेअर करता येत असेल तर काही उपयोग आहे का। आपको क्वेश्चन आ रहा है डायमेंशन फॉर फोर्सेस, वो मालूम है L1 M1 T-2, वहीं पे आ गया डायमेंशंस फॉर मैग्नेटिक फ्लक्सेस। तो अगर हमें याद है मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या था, B इंटू ए था, B मतलब क्या था F/IL था, हो गए डायमेंशंस प्रिपेयर, इसलिए फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। आई नो एका दिवसात होणार नाही,
एका दिवसात 5 पण होत आहे प्रिपेअर, बट तरी आठवायला प्रॉब्लेम होतो, इसलिए उसको नंबर ऑफ टाइम लिख के देखो, ठीक आहे ना. कारण स्टार्टला पहिल्या टॉपिकमध्ये ए पट्स घेतले, एकदा तुमचा कॉन्फिडन्स बूस्ट झाला की परत सिलेबसमध्ये कुठल्या टॉपिकला प्रॉब्लेम होतो, कळालं ना. पहिल्यापासून हे सगळं मेंटेन असलं पाहिजे आणि फिजिक्सचा कॉन्फिडन्स मेंटेन असेल तर बाकी सब्जेक्ट होऊन जातात आरामशीर होऊन जातात. चलो नेक्स्ट, अभी लिस्ट बनाएंगे थोड़ी सी. ऑर्डर ऑफ मॅग्नीट्यूड मग तुला हे कसं माहिती मी सांगितलं नाही म्हणून. ऑर्डर ऑफ मॅग्नीट्यूड लिखा था कल, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मॅग्नीट्यूड में बस. ठीक है, मैं रिवाइज करके देता हूँ. अभी थोड़ी लिस्ट बढ़ाते. राइट डाउन नेक्स्ट 38 डायमेंशंस फॉर एंगल. एंगल मालूम है सबको, कैलकुलेट करते हैं. एंगल का फॉर्मूला क्या था, आर्क अपॉन एंगल कैलकुलेट किया था ना 9th स्टैंडर्ड में. सर्कल का सिलेबस में होता, सर्कल अख्खा तो टाकूच फॉर्मूला नव्हता एंगल कॅल्क्युलेट करायचा. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. हा फॉर्म्युला नव्हता. खूप चांगली गोष्ट है, ठीक है. आता एंगल इक्वल टू क्या हो गया, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. अब इसके डायमेंशन, क्योंकि आर्क लेंथ मतलब लेंथ है तो क्या आएगा L1, नीचे रेडियस मतलब भी लेंथ है, L1 L1 कट हो गया. ये बन गई यूनिट प्लेस और डायमेंशन क्वांटिटी. बट हम इसको क्या करते हैं, अलग से यूनिट देते हैं. इसका यूनिट क्या होता है, एंगल का रेडियन. क्या होता है, रेडियन. इन जनरल हम इसको लिखते हैं रैड का मतलब भी रेडियन, ठीक है. तो एंगल का फॉर्मूला आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. लेंथ का रेशियो, इसलिए डायमेंशन है नहीं. क्या है डायमेंशन, L0 M0 T0. हम उसको अलग से यूनिट दे रहे हैं, रेडियन. क्लियर. अब यहाँ पे एक कन्वर्जन आपको मालूम होगा डिग्री का एंड रेडियन. 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट, ठीक है ना. 1 डिग्री मतलब 60 मिनट. 1 मिनट मतलब 60 सेकंड. क्या ऐकलं की नाही कधी. एंगल की मेजरमेंट जो होती है ना, ये डिग्रीज में होती है. उसमें 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड. ऐसी ये एंगल की मेजरमेंट होती है. बट हम यहाँ पे रेडियन के साथ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. तो जब भी हमें डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है, देखो क्या करना है, डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है, तो हमें डिग्री में जो भी वैल्यू दी जाती है हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें. डिग्री में वैल्यू दी है, उसका कन्वर्जन अगर रेडियन में करना है तो हमें क्या करना है, बस उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि 90 डिग्री इतना एंगल है, कितना है 90 डिग्री, तो वो रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 90 डिग्री मतलब कितना बनेगा, पाई बाय 2. उसी तरह से अगर 60 डिग्री बोलेंगे तो कितना बनेगा, पाई बाय 3. वेरी गुड. उसके बाद में अगर 45 डिग्री बोलेंगे तो पाई बाय 4, पाई बाय 4. 180 डिग्री बोलेंगे तो ये कन्वर्जन भी हमें बहुत बार एक बार होगा, इसको भी ध्यान से देखिएगा. सिंपली जो डिग्री में दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से. अब इसका उल्टा क्या होगा,
5/6, वेरी गुड। एंगल बोला आपको 50 डिग्री, रेडियन में कितना होगा? 50 डिग्री। ये हो गया था, लिखिए। मैंने बोला आपको 50 डिग्री, 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 × π/180, 0 कैंसल, कितना आ गया? 5π/18। 4.5 वगैरे काय सांगू तिथे? 5 ला डिवाइड केलं होतं, 5 ला 18 केलं, 5/18 मल्टीप्लिकेशन करायचं तर काय करायचं? 30 कितना आएगा? 5/6 आएगा। अब उसी तरह से अगर हमें कोई वैल्यू रेडियन में दी है एंड उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में गिवन है एंड डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 180/5 से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि आपको बोला है कि एक एंगल है π/2, मतलब डिग्री में कितना होगा? 180/5 से मल्टीप्लाई करना है, π कट 180/2 लगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। आपको बोला है एंगल है π/4, तो डिग्री में कितना होगा? आपको बोला है एंगल है आपको बोला है एंगल है 2π, अगर बोला है 5π/2 है, लिस्ट बढ़ाने के लिए कहाँ तक आगे थे? 38 तक। हे ये लिहून हो गया। हिमांशु, नेक्स्ट 38 तक आ गए थे हम। आगे 39, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे अगर ये एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी? एंगल अपॉन टाइम। अब इसके डायमेंशंस क्या होंगे? वेरी गुड, क्योंकि एंगल को तो डायमेंशंस है ही नहीं, तो क्या बनेगा? सिर्फ 1/t, मतलब हो गया t-1। ओके, उसके बाद में आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लीनियर एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वेलोसिटी अपॉन टाइम था, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। अब इसके डायमेंशंस बोलो। t-2, क्योंकि वेलोसिटी में कौन है पहले से? t-1 है। अब डिनोमिनेटर में टाइम है, तो ये t+1 अगेन ऊपर जाएगा, -1 -1 -2 हो गया, t-2 एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, अभी आपका 10 का फॉर्मूला।
रेजिस्टिविटी और उसी को बोला जाता है एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नोटेशन होता है रो। क्या था फॉर्मूला याद करो, रेजिस्टिविटी था ना, रेजिस्टिविटी क्या था फॉर्मूला, फिर वो नहीं मालूम लेकिन रेजिस्टिविटी था इतना मालूम है। रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू, क्या डिलीट था सिलेबस में से गायत्री, नहीं, रो इक्वल्स ml माइनस 3, वैल्यू नहीं होती उसका, फॉर्मूला था रो इक्वल्स टू स्वामी, नहीं, आर ए अपॉन एल। क्या होता है फॉर्मूला, आर ए अपॉन एल, अरे अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। आर का मतलब रेजिस्टेंस, ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करके बोलो रो के डायमेंशंस क्या होंगे। रेजिस्टेंस के मालूम है, रेजिस्टेंस के क्या है, L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 2, एरिया के L2, लेंथ के L1। चला बरं पुट करा आणि सिम्प्लिफाय करा। L माइनस 1 L माइनस 3 नाही, परत एकदा करा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर, L3 प्लस 3, हाँ L3 M1 T माइनस 3 I माइनस 1। देखो 1 बाय 1 R की पुट करेंगे, R मतलब कौन है, L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 2, एरिया मतलब L2, लेंथ मतलब L1। तो ये L1 ऊपर आके माइनस होगा, तो 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, L3 M1 T माइनस 3 I माइनस 2। ये क्या हो गया, डायमेंशंस फॉर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हिमांशु थोड़ा लगा, नेक्स्ट रेजिस्टिविटी के बाद में कौन आता है, रेजिस्टिविटी के साथ, रेजिस्टिविटी आ गई उसके साथ कौन आता है, कंडक्टिविटी। सुना है क्या कंडक्टिविटी, क्या होता है कंडक्टिविटी, कोणता हा L2 का, हे बघ फॉर्म्युल्यामध्ये कसं आहे आर आणि ए न्यूमरेटरला आहेत ना, मग त्यांचे डायमेन्शन्स पण न्यूमरेटरला घ्यावं लागतं आपल्याला। कंडक्टिविटी नाही, काय होतं, काय काय कशाचं, अरे बायो नाही फिजिक्स चालू आहे आपलं, काय म्हणतोय तू, रेसिप्रोकल म्हणायचं एक तुला, हाँ रेसिप्रोकल करेक्ट है, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, उल्टा करना पड़ता है इसको, राइट डाउन नेक्स्ट। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि ऐसे कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, रेजिस्टिविटी मतलब रो, मतलब जो डायमेंशंस रेजिस्टिविटी के थे उनको उल्टा करना है। वहां पे क्या था, L2 था, ऊपर आके बनेगा L2 था, सॉरी L3 था, L माइनस 3, M प्लस 1 था माइनस 1, T माइनस 3 था प्लस 3, I माइनस 2 था प्लस 2। तो यहाँ पे फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस के जितने फॉर्मूले आपको इसेंशियल है, रिक्वायर्ड है टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायमेंशंस, उसकी लिस्ट कंप्लीट होती है। कितने हो गए, ये 42 प्लस वो 12 54 अराउंड 55, ठीक आहे। एवढी जर फॉर्म्युले लर्न असेल तर लक्षात घ्या, जेई नीट CET KVPY बीट्स कोई भी एग्जाम आ रही है उससे रिलेटेड जो भी डायमेंशंस का क्वेश्चन है वो एकदम ब्लाइंडली आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। बट इसमें से अगर फॉर्मूले कोई याद नहीं हो गए तो आगे कितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला, ठीक है। हे आत्ताच्या कंडिशनसाठी, आगे क्या है ना कि ये फॉर्मूले भूल भी गए आप
तो सिलेबस में ये सारे फॉर्मूले हमें आगे देखना ही है, मतलब 2 साल हम यही पढ़ने वाले हैं। 2 साल का फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा, बस इतना ही होगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिफोर एग्जाम वो तो प्रिपेयर होने ही वाला है, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैंने बोला है कि जिनके पहले नाम लिए उनको मंडे तक कंप्लीट करना है, एंड बाकी 4 लोग जो है उनको टाइम दूंगा मैं, ईच डे आपको 5 या फिर 10 जितनी आपकी है उतनी मतलब प्रिपेयर करो, उसके हिसाब से मुझे प्लानर दो और वो फॉलो करो। क्लियर? तो ये हो गए सब डायमेंशंस। अभी कोई गडबड थी, डायमेंशंस अलग, फॉर्मूला अलग, सब गडबड क्लियर हो गई, समझ लो सगळं। रिवीजन के लिए वन शॉट सब पीडीएफ में सब डायमेंशन चाहिए थे, इसलिए लिस्ट भी दी है, एंड बाकी लोगों के लिए आपको फॉर्मूले मिल गए कौन से लर्न करने। क्लियर है? तो अभी इसका पीडीएफ में सेंड कर देता हूँ ऑन ग्रुप। एका याच्यात म्हणजे एका पीडीएफ मध्ये नाही येत का? हो, एक तेवढं एका पेजमध्ये नाही येणार, सगळं एक एक ओपन करावं लागेल आपल्याला। का बरं त्रास होतो तसं एक एक ओपन करायला? नाही, ती पीडीएफच पर पेज बनते ना, त्याला आपण नाही काही करू शकत। येते का डायरेक्ट एका सरसकट सगळं? मग याच्यात काहीतरी करावं लागेल सेटिंग, मग ठीक आहे। पण असं फॉलो करा, झालं तर आपण ट्राय करू, नाही झालं तर हे फॉलो करा। नाही, फाईल मॅनेजरमध्ये बघायचं नाही त्याला मग।